पिक्चर चालू करो बे। आप पहले बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, वापस बिहार आ जाते हैं। तो कहाँ की वापिस नहीं आए हैं, कहाँ की मेरा राजनीति? वोटर आईडी बिहार का ही है। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जहां हमारी सरकारें बनी हैं वहां पे कर रहे हैं। हमारी सरकारें बनी हैं वहां पे कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना का मॉडल है, हमारे पास कर्नाटका का मॉडल है। जो भी वादा हमने किया था एक एक गारंटी को लागू किया। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं मेरे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने बोला है। रेड्डी बोल रहे हैं मेरे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने बोला है। सॉरी कहतारू बबी देह में छुआ के जान ले बुकाया है जान जियते मुआ के। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा, आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। सवाल ये नहीं, बीजेपी जानती है ये उनसे गलती हो कि लोगों से गलती। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। देखिए, सोनिया गांधी एज अनपढ़, लंदन बियर बार में 12 साल उसने डांसर रही। इसकी माँ जो है रशियन थी, बाप जो इटली समुद्र के किनारे मछली मारता था, झोपड़पट्टी में रहती थी इटली में। इसकी 4 बहनें 3 भाई हैं, टोटल 9 आदमी है। 3 साल 11 महीने 9 दिन इटली के जेल में भी रही, देशद्रोह के मुकदमे में। ठीक है ना, क्योंकि इसकी माँ जो केजीबी एजेंट थी और बाप सीआईए एजेंट था। सोनिया गांधी कोई स्कूल में नहीं गई है, केवल उसकी पीएचडी बियर बार की है 12 साल। माधवराव सिंधिया के घर पे नौकरानी थी लंदन में। राजीव गांधी और संजय गांधी घूमने गए थे, पायलट हो गए थे। तो रात को पेइंग गेस्ट हुए तो ये खाना न लेके आई तो पर्चे हो गया। आज जब 1 हफ्ते बाद आए तो इंदिरा गांधी का पहला हस्बैंड था फिरोज खान। उसके डेथ के बाद जो है मोहम्मद इनीस खान दुरानी जो है सेकेंड हस्बैंड था। आइए मिलते हैं देश के उन नेताओं से जो अपने अपने काम में माहिर हैं। बात सुनो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी। तो भाई हम मौजूद हैं मिजान बैंक के एटीएम मशीन पे। पाकिस्तानी आवाम की हालत देखो, ये एसी पे भी जाली और ताला लगा हुआ है, और ये कैमरे में भी जाली और ताला लगा हुआ है। क्या बनेगा हमारे इस मुल्क का यार। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। भगवान होता है या नहीं? भगवान माने क्या? हम सबको बनाने वाला। मुझे बनाने वाला तो है डॉक्टर वशीकरण, तो भगवान है। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी ही बोलना पड़ेगा, लेकिन पहलगाम में तो सिर्फ धर्म पूछकर मारा था, तो ये मराठी कन्नड़ हिंदी क्यों फिर? जहां हमारी सरकारें बनी हैं वहां पे कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना का मॉडल है, हमारे पास कर्नाटका का मॉडल है। जो भी वादा हमने किया था एक एक गारंटी को लागू किया। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं मेरे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने बोला है मेरे पास सरकार चलाने के लिए। रेवंत रेड्डी ने बोला है कि सरकार चलाने के पास मेरे पास पैसा नहीं है। कुरान शरीफ में जब रब को याद किया तो कहा रबुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है। रबुल मुसलमीन नहीं कहा कि रब जो सिर्फ मुसलमानों का है। मैं ये जानना चाहता हूं, जो हमारे ग्रंथों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने हमें नहीं बांटा, तो ये नेता हमें कौन होते हैं बांटने वाले? Not bad, not bad.
बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, कुरान गीता सबके बारे में बताया। तो मैं बोलता हूं कि कई मंदिरों में इफ्तार के लिए तो व्यवस्था की जाती है, एक बार एक मस्जिद चुन लीजिए जिसमें आप हनुमान चालीसा करा दो। एक मस्जिद आप देखिए सर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके संन्यास लिया। योगी जी उल्टा गए, ये संन्यास छोड़ करके राजपाट ले लिया। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो आ गए संन्यास छोड़कर राजपाट में, ये 2 BHK में रहेंगे और फिर शीश महल में जाने वाले कह रहे हैं। जो पाठशाला की बात कह रहे थे वो मधुशाला बनाने वाले कह रहे हैं। और जिन लोगों ने कहा था नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, नशा युक्त कहने वाले कह रहे हैं। ये इनका हिपोक्रेसी है भाई। आम आदमी पार्टी ने 1 for 1 फ्री बेचा। प्लीज, मैंने आपके विषय में बोला। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हम सबको पता है रामायण मूवी आ रही है जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी लीड रोल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली रणबीर कपूर हमारे भगवान राजा राम का रोल कर रहे हैं। और मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। I'm a mutton, paya, beef. Red meat. I'm a big beef guy. अनफॉर्चुनेटली वैसे देश में रहते हैं जहाँ पे एक्टर्स और क्रिकेटर्स को आज भी भगवान माना जाता है। हिंदू आज भी सोया हुआ है, हिंदू कुछ नहीं बोलने वाला है। क्यों? शायद रणबीर कपूर किसी का ना फेवरेट एक्टर है और साई पल्लवी किसी की फेवरेट एक्टर है। भले हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, होने दो। अरे जग जाओ सालो, जग जाओ। मेरी नजर में भगवान राम का रोल ऐसे एक्टर को देना चाहिए था जो एक्चुअली सनातन धर्म को मानता है, सनातन धर्म के नियमों पे चलता है। भगवान राम का रोल एक ऐसा इंसान कर रहा है जो महादेव के मंदिरों पे तो जाता है, शिवलिंग को भी छूता है, पर एट द सेम टाइम इंटरव्यू में ये बोलता है कि हाँ आई लव बीफ। भाई ये नहीं चलेगा भाई, तुम दोगले हिंदुओं से तो अच्छे मुसलमान है भाई, सीरियसली। क्योंकि वो अपने मजहब का एटलीस्ट स्टैंड तो लेते हैं, गलत हो सही हो स्टैंड लेते हैं, कुछ सीख जाओ उनसे। अनफॉर्चुनेटली हमारी माता सीता का रोल भी साई पल्लवी कर रही है। ये वही साई पल्लवी है जिन्होंने 2022 के एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि इंडियन आर्मी जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। ना ना ना, बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने एक वीडियो में जो जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का कश्मीर में, उसको कंपेयर किया काऊ के स्मगलर से। ये बोलती है दैट किलिंग अ कश्मीरी पंडित इज इक्वल टू किलिंग अ काऊ स्मगलर। मतलब आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? वहां पे हिंदुओं का रेप हुआ था, घर से भगाया गया था, जान से मार दिया था, वो जेनोसाइड था हिंदुओं का। उसको कंपेयर किया काऊ स्मगलर से। साई पल्लवी अहिंसा का झंडा ना लहराती रहती है, तो मतलब उस हिसाब से तो हमें जब पहलगाम हुआ तो हमें पाकिस्तान के लोगों को बुके देना चाहिए था। बे गोलियां क्यों मारी हमने, क्यों किया ऑपरेशन सिंदूर? साई पल्लवी की तरह बहुत सारे ऐसे जाहिल है जो इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो अहिंसा का झंडा लहराते रहते हैं। उन्हें मैं बता दूं, हमारे प्यारे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है जब राष्ट्र हित की बात हो और आपकी भूमिका राष्ट्र सैनिक की हो, आवश्यकता और आदेश हो तो सामने सैकड़ों लोगों की जान ले लो, और अगर आवश्यकता हो तो खुद की जान दे दो। यही धर्म है। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमने जो है संबंध बर्बाद कर दिए कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है और श्रीलंका तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। We need to discuss terror with Pakistan, and at some stage we will have to address our own issues within Jammu and Kashmir. Not only taking back Pakistan occupied Kashmir. How are we going to take back Pakistan occupied Kashmir? We have two options. Either we agree on the present LOC as an international border, which was put on the table, which I think is a potential solution. I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. 2005 के बाद बिहार में क्या बदला है, ये समझना हो तो किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाइए, वो आपको बताएंगे कैसे लालू ने जिस बिहार को उद्योगों की जरूरत थी उसे अपहरण उद्योग का अभिशाप दे दिया था। ये वो दौर था जब बिहार में अकेले सड़कों पर निकलना ओखली में मुंह डालने जैसा होता था। कब कहां से कौन सी गाड़ी आए और आपका अपहरण करके ले जाए किसी को नहीं पता होता था। सुबह घर से स्कूल से निकला आपका बच्चा स्कूल पहुंच पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी। अरे लालू के पूरे कार्यकाल की छोड़िए, अकेले सिर्फ साल 2004 की बात करें तो खबरों के अनुसार 2004 में बिहार में 3,948 लोगों की हत्या हुई थी। फिरौती के लिए 411 अपहरण के मामले दर्ज हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा निशाना बने थे व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर और स्कूली बच्चे। और ये मत समझिएगा कि ये अपहरण सिर्फ फिरौती के लिए होते थे। बिहार में जमीन कब्जाने, चुनाव में दबाव बनाने और राजनीतिक सौदों के लिए भी इन अपहरणों को अंजाम दिया जाता था। कुल मिलाकर लालू काल के गुंडाराज और ध्वस्त कानून व्यवस्था ने बिहार को बुद्ध की पावन भूमि से अपराध की भूमि बना दिया था।
और आज जब एनडीए सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके अपहरण उद्योग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, तब लालू के लाल तेजस्वी हम बिहारियों को कानून व्यवस्था का ज्ञान देकर हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता को आज भी सब याद है, इसलिए वो किसी भी हाल में लालू का वो जंगल राज बिहार में फिर से आने नहीं देगी। देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उत्पीड़न की घटनाएं खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर लगातार बढ़ रही हैं, और उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां तो भयंकर तरीके से बढ़ रही हैं। उन घटनाओं के ऊपर सरकारों का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना देखने में आया है। ये 26 जून की लेटेस्ट घटना, दलित महिला के मिड डे मील बनाने पर बवाल, सरकारी स्कूल से 21 छात्रों ने नाम वापस लिया। दलित आदिवासी के उत्पीड़न को आप जायज समझते हैं, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो मनुस्मृति वाली है। आप देश के संविधान में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा नहीं करते। जब तक सत्ता का संरक्षण ना हो तब तक इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती। तेजस्वी यादव सरकारी बंगला खाली करते समय बेड, बेसिन, एसी, सोफा, टोटी और जो भी महंगा सामान दिखा सब उठा कर ले गए। सोचा होगा पापा शाबाशी देंगे कि बिटवा भी हमारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है, क्योंकि लालू यादव ने भी जिंदगी भर यही किया है। कभी जानवरों का चारा खा गए तो कभी रेलवे में धांधली करके मोटा पैसा बनाया। लेकिन तेजस्वी भूल गए थे कि ये 90 के दशक वाला बिहार नहीं है। जो मन में आएगा वो करेंगे। अब जनता की खून पसीने की कमाई पर डाका डालोगे तो बखिया उधेड़ दी जाती है। ये इस बंगले के अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाया गया था। इस बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट होते हैं उससे जो मैट को, उस सरफेस को जो है ये उखाड़ के ले जाया गया। ये देखिए, इसके कुछ पार्टिकल्स आपको दिखेंगे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये पार्टिकल्स है इस पूरे हॉल के जो कोर्ट है इससे के मैट को उखाड़ लिया गया है। उसका सबूत आप देखिए, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट था, ये कॉर्क आपको दिख जाएंगे। ये कॉर्क है, टूटे हुए कुछ बैडमिंटन उधर आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक एयर कंडीशन की यूनिट थी, उसको यहाँ से रिमूव किया गया है, यहाँ से उखाड़ा गया है। ये देखिए, ये साफ दर्शा रहा है। देखिए, ये जो पूरा हॉल है ये जिम था। आपको अभी बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये जिम है। मैं आपको जब ये जिम था उसका वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप कैमरामैन को। ये देखिए, ये वही स्थान है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं। ये सारे आपको जिम के इक्विपमेंट्स दिख जाएंगे, किस प्रकार से यहाँ के जिम के इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ के जो ट्रैक होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी जब सरकारी बंगले में रहने आए तो उन्होंने उसे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं सजाया था, क्योंकि बंगले में 44 एसी और 35 महंगे लेदर वाले सोफा सेट लगवाए गए थे। 464 फैंसी LED लाइटें विदेशों से मंगवा कर लगाई गई थी। 108 पंखे एक्सक्लूसिव ब्लेड डिजाइन वाले। कुल मिलाकर तेजस्वी ने अपने सपनों का महल तैयार कराया था। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, सत्ता भी हाथ से गई और रहने वाला बंगला भी इज्जत के साथ छीन लिया गया। सरकारी आलीशान बंगले को खंडहर में बदलने पर तेजस्वी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा भी तो यही है। फिर बड़े होकर अखिलेश की संगत में भी तो यही सीखा कि जब सरकारी बंगला छोड़ो तो टोटी तक उखाड़ ले जाओ। लेकिन अब ऐसे चोरों को न यूपी ने फिर कभी स्वीकार किया था और न बिहार कभी स्वीकार करेगा।